नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। इंदौर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रशासनिक संकुल पहुंचकर वहां समीक्षा बैठक ली, जहां इस बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि बेशक से कोरोना के केसेस काफी हद तक कम हो गए हों, लेकिन इस महामारी में अभी भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इस महामारी में बेहतर काम और बेहतर गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पीएम मोदी का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि इस कोरोना काल में इस महामारी को लेकर हर रोज सीएम ने समीक्षा की है। इसके साथ वहां वैक्सीनेशन और जांच का दायरा भी बढ़ाया है, जिससे प्रदेश में कोरोना की स्थिति काफी हद तक काबू हो गई। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा इस बैठक में हुई है। सभी अस्पतालों में तैयारियां किस हद तक पहुंची है, इसके बारे में बातचीत की गई, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू ना होने दी जाए। जहां तक सवाल तीसरी लहर को लेकर संभावनाओं का है, जो आज सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, इंदौर के ने चर्चा की, उसमें तीसरी लहर के हमारे कुल बिस्तर बढ़ के अब 10,520 हो गए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1500 बिस्तरों की अलग से व्यवस्था इंदौर में की गई। हालांकि भगवान करेगा कि ऐसी लहर नहीं आएगी, पर फिर भी 42 अस्पताल हमने इसके लिए चिन्हित करके रखे हुए हैं। वहीं कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ के इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की है। गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र द्वारा दिए गए राहत पैकेज को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, इसे बड़ी सौगात करार दिया। और मेरा नंबर लेना, मेरे से बात करती रहना। वहीं ग्वालियर में भारत के कटआउट फ्रेम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टाइगर की तस्वीर लगाई गई है। इससे पहले प्रदेश की राजनीति में टाइगर की फोटो के साथ सियासत खूब परवान चढ़ती देखी गई। ऐसे में अब चर्चा ये हो रही है कि क्या सियासत के टाइगर की केंद्र की राजनीति में एंट्री करा दी गई। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और टाइगर की फोटो ने होर्डिंग को काफी आकर्षक बना दिया, लेकिन सियासी गलियारों में भी दबे पांव बयानबाजियों को हवा दे दी है। बता दें, वैसे भी अंचल के साथ प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व को देखा जा चुका है। ऐसे में अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद क्या वाकई टाइगर राज्य से केंद्र पहुंच गया है, ये देखना होगा, क्योंकि टीम मोदी की कसौटी पर सिंधिया क्या वाकई में एक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए अपने काम की गर्जना को साबित कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। उधर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा, कमलनाथ ने 27% आरक्षण हर क्षेत्र में ओबीसी के लिए कर दिया था। प्रदेश के मुखिया ओबीसी से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में मजबूती से रखना चाहिए। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल के मुताबिक कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 70 साल तक गुमराह करने का, धोखा देने का काम किया है। उनके हित में, उनके हक में कोई उपलब्धि कांग्रेस के नाम नहीं। मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए तमाम योजनाओं को लागू किया। आजादी के बाद मोदी मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा स्थान मिला। अब कांग्रेस ही बताए किस राज्य में उसने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया हुआ है। कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। हमारी सरकार ओबीसी के हितों में काम कर रही है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और साथ ही प्रदेश की स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, SC/ST वर्ग के लोग मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। कितनी घटनाएं हो चुकी, जितनी देश के इतिहास में पहले कभी हुई ही नहीं,
लेकिन उनको ट्राइबल क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। इसके अलावा सिंधिया की मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर कमलनाथ ने कहा, ये बीजेपी और सिंधिया के बीच का फैसला है, उन्हें सम्मान मिला है तो मिला। अब देखते हैं आगे गाड़ी कैसे चलती है, ये देखने वाली बात होगी। उधर खुरई में नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने करीब 3 करोड़ की लागत के कामों का भूमि पूजन किया। जहां इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने 12,000 पेड़ों के लगाए जाने के लक्ष्य की आज पौधारोपण के जरिए शुरुआत भी की। मेरा सबसे आग्रह है कि देखिए वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जहाँ वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जहाँ वृक्षों से जल संग्रहण होता है, वहीं पर हमें फल और छाया भी मिलते हैं। वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अभी कोरोना के समय हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का कितना संकट था। हम चाहते हैं कि खुरई में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। चंदन टीवी की संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने मौके का लिया जायजा, जरा देखिए। दूसरी लहर कोरोना की खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं तीसरी लहर की सुगबुगाहट भी हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ हम देख सकते हैं किस तरह से मार्केटों में अगर हम देखें तो किस तरह की भीड़ हमें देखने को मिलती है। लोग यहाँ पर कहा जाए कि काफ़ी भीड़ में तो नज़र आते ही हैं, लेकिन आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं बिना मास्क के यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, कहा जाए नगर निगम के भी कुछ कर्मचारी हैं, वो भी बिना मास्क के। भैया मास्क नहीं लगाया है आपने, खुद अगर अब भी खरीदा है, आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, नगर निगम कर्मचारी हैं आप, क्या संदेश जाएगा यदि आप लोग ऐसा करेंगे? लगे होंगे मैम। आप लोग खुद ही बिना मास्क के घूमेंगे तो लोगों को क्या संदेश देंगे? अरे वैक्सीन लग गई मैडम, 2-3 वैक्सीन लगने से देख सकते हैं किस तरह के जवाब मिलते हैं जब बिना मास्क के घूमते हुए यदि नगर निगम कर्मचारी ही नजर आते हैं तो उसके बाद इस तरह के जवाब जो हैं वो पत्रकारों को दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं सोशल जिम्मेदारी जो होती है वो लोग कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोगों को आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हुए हैं या कहा जाए कि घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई लोग हैं इनसे, और भी कई तरह के लोग हैं जो बिना मास्क लगाए हुए यहाँ पर नजर आते हैं। इनसे बात करें सर, अभी कैमरे में देखा कि बिना मास्क के बैठे थे, उसके बाद देखते से मास्क लगा। भैया लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ पर घूमते हुए नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं ना कहीं पालन नहीं हो पा रहा है। कई लोग हैं, भैया आप लोग यहाँ पर आए हैं बिना मास्क के घूम रहे, नहीं लगता है कि कुछ सामाजिक जिम्मेदारी आप लोगों की बनती कर रहे थे थोड़ी। तो बात करने में मास्क नहीं लगाना होता है? लगाया तो है यार। जिस तरह से आपने भी भैया मास्क नहीं लगाया हुआ था, क्या लगता है कि कई सामाजिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है? मास्क लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है उससे बच पाएंगे। हाँ ना, वो 2 मिनट भैया से बात कर रहे थे इसलिए थोड़ा कंफ्यूज थे, तो बात करने के लिए निकाला था, बाकी कंटिन्यू लगा के ही रखा है, ऐसा नहीं है जी। तो जैसे से हम देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसको भी कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तीसरी लहर की सुगबुगाहट जो है वो यदि इसी तरह का व्यवहार जो है लोगों का रहा तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर का आना निश्चित माना जा सकता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र। क्या जानलेवा कोरोना वायरस ने सिर्फ फेफड़ों में इंफेक्शन फैलाकर लाखों लोगों की सांसें हमेशा के लिए थाम दी? जो अब तक ये सोच रहे थे वो ये जानकर चौंक जाएंगे कि कोरोना फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे अंगों को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। यह हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है भोपाल एम्स की एक स्टडी से। देश में पहली बार भोपाल एम्स में हुए कोविड शवों के पोस्टमार्टम ने जो रिपोर्ट सामने आई है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। दरअसल भोपाल एम्स में 21 कोविड शवों की ऑटोप्सी के बाद यह खुलासा किया गया कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ फेफड़े बल्कि किडनी, ब्रेन, पैनक्रियाज, लिवर और हार्ट तक को नुकसान पहुंचाया है, उन पर भी अपना घातक असर दिखाया है। भोपाल एम्स की स्टडी से इस बात का भी खुलासा हुआ कि मौत के 20 घंटे बाद तक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के शरीर में पाया गया। मृत व्यक्ति की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। पिछले साल अगस्त से नवंबर तक 21 कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें सामने आया कि मृतकों में से 45% के ब्रेन में कोविड-19 संक्रमण पहुंचा था, जबकि 90% शवों में फेफड़ों के अलावा किडनी में भी कोरोना संक्रमण मिला। 35% शव ऐसे जिनके पैनक्रियाज में कोरोना वायरस मिला। ऑटोप्सी के दौरान पता चला कि मरने वाले इन 21 में से 20 मरीजों को पहले से ही अन्य बीमारियां थी, जबकि एक मृतक ऐसा था जिसे कोरोना होने से पहले कोई बीमारी नहीं थी, वो पूरी तरह से स्वस्थ था। इस तरह की ऑटोप्सी पहले देश में कभी नहीं हुई, इसलिए इसके लिए हर तरह की जरूरी इजाजत भी ली गई।
यहाँ तक कि शवों के पोस्टमार्टम से पहले उनके परिजनों तक को भरोसे में लिया गया, तब कहीं जाकर ये स्टडी पूरी हो पाई, रिपोर्ट सामने आ पाई। तो भोपाल एम्स की स्टडी में ये बड़ा खुलासा हुआ, देश में पहली बार कोविड शवों का पोस्टमार्टम किया गया। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपा, कोविड शवों का पोस्टमार्टम करके ये जो रिपोर्ट तैयार की गई वाकई में चौंकाती है कि न सिर्फ फेफड़े, जो अब तक लोग सोचते आ रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को होता है, तमाम अंगों को ये वायरस अपनी चपेट में लेता हुआ, यहां तक कि मरने के 20 घंटे बाद तक शरीर में जिंदा पाया गया। क्या अब भी लोग नहीं समझेंगे मामले की गंभीरता को, इस वायरस के खतरनाक रूप को? निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से हमने देखा कि देश में पहली बार भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर जो है उन्होंने मिलकर कोविड के जो पेशेंट थे, यानी कि कोविड शव जो थे, उनके 21 शवों का पोस्टमार्टम किया। उसके अंदर कई ऐसी चीजों का खुलासा हुआ है शिल्पा, जिसके बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कोविड से लंग्स जो है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं लंग्स को डैमेज करता है। लेकिन अगर बात की जाए पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, उसके अंदर ये भी खुलासा हुआ है कि किडनी के साथ साथ अब ब्रेन के अंदर भी कोविड के जो काजा वायरस हैं वो मिले हैं, साथ ही साथ लिवर और हार्ट तक ये कोरोना जो है वो फैला है। तो निश्चित तौर पर ये जो इतने बड़े खुलासे हुए हैं, इनसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है, जिसे व्यक्ति इतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है, उस बीमारी को काफी ज्यादा गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है। जिस तरह से शिल्पा आज भी हमने देखा कि आज जब हम खुद फील्ड पे गए, हमने लोगों से पूछा कि आखिर उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो उनके पास अलग अलग तरह के तर्क थे। यहाँ तक कि नगर निगम, जो कि सबसे बड़ा काम कहा जा सकता है उनके द्वारा किया जाता है, जो खुद लोगों को समझाइश कर देने का काम करते हैं, वहाँ के अधिकारी खुद बिना मास्क के बैठे हुए नजर आए। उनसे पूछा गया तो अलग अलग तर्क देते हुए नजर आए, कईयों ने गुस्सा करने का भी प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर अभी भी जो लोग हैं वो गंभीरता को नहीं समझ रहे। शिल्पा, यदि इसी तरह तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरी लहर भी होगी, निश्चित तौर पर और ज्यादा स्थितियां जो है वो गंभीर होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या इस रिपोर्ट के नतीजे सामने आने के बाद, इन आंकड़ों के बाद, इतनी गंभीरता को इस रिपोर्ट के जरिए शो करने के बाद, क्या अब भी लोग नहीं समझेंगे? क्या अभी उनके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी? जी शिल्पा, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी भले ही हम जो भी काजा टूरिस्ट प्लेस है वहाँ की बात कर लें या कई अन्य जगहों की बात कर लें, सभी जगहों का जो हमें क्राउड देखने को मिलता है, या कहा जाए जिस तरह के लोगों का रवैया आज हमें देखने को मिल रहा है। जब दूसरी लहर समाप्त हुई थी और एक बार फिर से जब हम बैक टू नॉर्मल लाइफ गए थे, लोगों ने इस तरह से व्यवहार किया था जैसे कि अब दोबारा उस लहर को आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर से उसी तरह के व्यवहार पे लोग लौट चुके हैं, जहाँ पे बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग, सभी चीजों को भूल कर केवल और केवल मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा निश्चित तौर पर आगे आने वाले वक्त में पड़ सकता है, अगर अब भी लोग नहीं समझते हैं तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपा श्रीवास्तव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।